सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम मुस्कान में। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। राज, अभी हाल ही में मेरे दोस्त से बात हो रही थी और उसने मुझे कहा कि मैं दोपहर में 3 घंटे आराम करता हूँ। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है यार, तुम 3 घंटे सो जाते हो दोपहर में। एंड ही सेड मैं नहीं सोता, मेरी बीवी सो जाती है। Awesome, I can understand, I can relate to that. You know, देखा गया है यार, अक्सर शादी के बाद सभी परेशान क्यों हो जाते हैं। मतलब I just look at all the stories. लाइफ इज सो गुड। पहले तो हम अटैच होने के लिए परेशान होते हैं, फिर डिटैच होने के लिए परेशान होते हैं। पहले तो लगता है कि ये बंदा जिंदगी में आए तो खुशी खुशी मिलेगी, मिल जाती है। फिर मतलब चला जाए तो खुशी खुशी मिलेगी। बोला जाता है कि अगर उम्मीदें ज्यादा होंगी तो आपके दुख भी ज्यादा होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये कितना एप्लीकेबल है, आज उसी के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए राज, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से और हमारे गेस्ट से और उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं आज भारती नायक जी, जो कि एक NLP ट्रेनर है। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू। और हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता डागर जी। शी इज मिसेस इंडिया 2017 एंड शी इज अ प्रोफेशनल डेंटिस्ट। वेलकम मैम। हमारे साथ में हरीश मोयल जी, another man in the show, who is a lovely singer and an actor. Thank you. Welcome sir. Thank you. And हमेशा की तरह हमारी राजयोगिनी टीचर BK रीतू ठक्कर जी, we welcome you. तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आज के इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो जो है वो देख लेते हैं। कर्म सिद्धांत कहता है कि किसी से मोह ना रखो, क्योंकि मोह उम्मीदों और उम्मीदें निराशा को जन्म देती है। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो मोह, उम्मीद और निराशा के चक्र में घूमता ही रहता है। जो जितना दूसरों के लिए करता है, उतना ही उनसे जुड़कर उम्मीदें बढ़ा लेता है। इसका एक उदाहरण है नारी। नारी जो परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभालती है। नारी स्वभाव से ही भावनात्मक होती है। प्रेम, दया, करुणा, उदारता उसके स्वाभाविक गुण हैं। वो स्वयं इन गुणों की स्वामिनी होती है। तो जैसे कि वो स्वयं होती है, वही उम्मीद वो दूसरों से करती है। जैसे वो सबकी भावनाओं का ध्यान रखती है, वो आशा करती है कि उसकी भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए। लेकिन जब ये आशा टूटती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। अपने को बेहतर दिखाने के लिए और लोगों का सम्मान प्राप्त करना और उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए वो बनावटी साधन अपनाती है। ब्यूटी पार्लर जाकर सुंदर बनने की कोशिश करती है या फिर समाज में प्रचलित धारणाओं को अपनाती है, जिससे कि वो अलग हटकर दिखाई दे। सोशल मीडिया का सहारा लेकर महिलाएं कुछ अलग कर दिखाने की, अपना नाम कमाने की कोशिश में अपने इर्द गिर्द एक झूठी और बनावटी दुनिया रच लेती हैं। लेकिन ये जानना बेहद ही जरूरी है कि सच्चा सुख तो स्वयं को जानने में है और अपने अंदर की कमियों को समाप्त करने में है। उससे ज्यादा नवीन और चुनौतियों भरा कोई कार्य नहीं है। बाहरी सुंदरता की जगह अपनी आंतरिक खूबसूरती को निखारें और अन्य लोग जो रिश्तों में आई निराशा से असंतुष्ट हैं, उन्हें भी आंतरिक बल दें। स्वयं को मजबूत बनाकर ही इन सभी कमजोरियों से ऊपर उठ सकती हैं। स्वयं की निराशा के लिए दूसरों को जिम्मेदार न समझें, क्योंकि हमारे अंदर की अत्यधिक उम्मीदें ही इसका कारण होती हैं।
जैसे कि हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशन के ऊपर, अटैचमेंट और डिटैचमेंट के ऊपर, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर श्वेता आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। और आप फैमिली संभालते हुए उसके बाद आपने एक करियर चूज किया, आप मिसेस इंडिया में आपने पार्टिसिपेट किया और विन भी किया। तो एक फैमिली की एक्सपेक्टेशन रहती है अब एज अ बहू, कि बहू ने ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है। तो आई एम श्योर आपने उसको फेस किया होगा। तो आप अपनी स्टोरी अगर शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका जवाब जानने से पहले हम पहले आपकी लाइफ की थोड़ी सी झलकियां देखते हैं। डॉक्टर श्वेता एक इंडियन मॉडल और डेंटल सर्जन है। वियतनाम में आपको हाउटे मोंडे मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2017 के फर्स्ट रनर अप का ताज पहनाया गया है। आप एक फैशन मॉडल हैं और इंडिया के टॉप डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक भी किए हैं। मुख्य अतिथि और जूरी के रूप में आपको कई शोज और फैशन इवेंट्स में सम्मानित किया गया है। आपको विमेन सुपर मॉडल दिल्ली एनसीआर का खिताब भी दिया गया है। डॉक्टर श्वेता का मानना है कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हमें विज्ञान, आधुनिकता, मानवता और आध्यात्मिकता के बीच सही संतुलन बनाए रखना होगा। First of all, thank you so much for having me here. And yes, सतनाम, जैसा आपने कहा कि being a married woman, it was not easy, especially to enter in fashion world. और अगर मैं सच कहूँ तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से, मैं एक डेंटिस्ट थी, एक हॉस्पिटल में नौकरी कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। बस अचानक मुझे लगता है हर लड़की की तरह मेरे भी मन में ख्वाब था वो रैंप पे चलने का, वो कॉन्फिडेंट दिखने का, बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली लो इन कॉन्फिडेंस। मैं तो मतलब मुझे अगर 3-4 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं तो मेरा मन करता था कि मेरे पास भी है कुछ कहने को, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था। कभी लगता था मैं भी बोलूं, पर उससे पहले ही घबरा जाती थी और नहीं बोल पाती थी। भगवान की दया से मुझे वो मौका मिला। एक बार मैंने एक देखा कि एक कॉल थी मैरिड वुमेन के लिए, फॉर पेजेंट के लिए। मैंने अपने हस्बैंड से बात की और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इस तरह से मैंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट किया। और आपके घर में एवरीवन वाज ओके विद इट? इनिशियली मेरी मदर इन लॉ थी। आई हैव 6 सिस्टर इन लॉज। मेरे हस्बैंड की 6 बड़ी बहनें हैं, तो थोड़ा सा सबको था कि अब बच्चे, मेरी डॉटर उस टाइम 8 मंथ्स की थी सिर्फ, उसको छोड़ के 10 दिन के लिए वियतनाम जाना। बट डेफिनेटली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब मेरे हस्बैंड, माय हस्बैंड प्लेड द मेजर रोल, उन्होंने अपनी बहनों को, अपनी मदर को कन्विंस किया कि नहीं, अगर हम श्वेता को भी अपने बच्चे की तरह देखें, अगर हमारे बच्चे को कोई मौका मिलता है तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि उसे उस मौके का फायदा उठाने दें। तो जस्ट बिकॉज कि वो बहू है तो हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड ही अलॉन्ग विद, और फिर मैं ये भी समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हम अगर चाहें तो हम एक राइट बैलेंस बना सकते हैं। मैं उस 10 दिन अपने घर नहीं होती, अगर मैं जब शोज में होती हूँ तो अपने घर नहीं होती, तो मुझे भी एक इच्छा होती है कि मैं, जब मेरी सास थी मेरे पास, तो मैं सोचती थी कि आज मैं माँ के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर लूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में वो था कि नहीं, मुझे जो मिला है वो बहुत कम बहुओं को मिलता है, वो चांस, वो मौका, या अपने बच्चों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा करके, तो मुझे लगता है हो जाता है बैलेंस अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं जिस टाइम हम उनके साथ हैं। जब मैं वियतनाम जा रही थी तो मेरी बेटी उस टाइम सिर्फ 8 महीने की थी। एंड एज अ मदर मुझे एक गिल्ट होता था या मुझे मुश्किल होता था कि मैं अपने 8 महीने की बच्ची को छोड़ के एक भी रात के लिए, एक भी दिन के लिए मैंने उसे नहीं छोड़ा था। प्लस मेरे अंदर एक और ये था कि हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने तो मेरे लिए कितना कुछ किया है, अगर वो मेरे साथ ऐसा करते जैसे मैं अपनी 8 महीने की, तो इट वाज डिफिकल्ट कि उस टाइम पे डिसीजन लेना कि एम आई अ बैड मदर, या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। बट उस टाइम पे मुझे हेल्प की थोड़ा जो हमारा बिलीफ होता है गॉड में, और जब हम सरेंडर करते हैं उस सुप्रीम को, तो मुझे लगा कि नहीं, जिस जो सब फैसला हो रहा है, अब मुझे अपने आप को भी एक इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को हार्ड किया, ये कह सकते हैं कि अपने बच्चे के लिए, और मुझे लगा कि नहीं, उसके वो अपनी दादी के पास है, अपनी नानी के पास है, और अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके और मैं चली गई। श्वेता जी, आपने बताया कि आपको कुछ महीने के लिए आपके बच्चे को छोड़ के जाना पड़ा, मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट आप ले पाए।
your decision, and there must be a lot of emotions you must have gone through. On that, I would like to ask हमारे अगले गेस्ट से हरीश मोयाल जी कि अक्सर हमारे जीवन में कई ऐसे मुद्दे आते हैं, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि डिटैच करना मुश्किल हो जाता है. यू कांट, शी वॉज एबल टू डू इट, बट हम कई बार नहीं जा पाते हैं और कई बार इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हम प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हैं. यू नो, पर्सपेक्टिव हमारा थोड़ा सा बायस हो जाता है. तो आई वुड लाइक टू नो, पहले तो आई वुड लाइक टू नो, आर यू मैरिड? यस. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अभी भी आपके जीवन में खटखट है मेरी तरह. तो ये आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बताएं कि ऐसे कोई इंसिडेंट अगर आपके जीवन में थे तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट, बिकॉज यू आर ए ब्यूटीफुल सिंगर, आई हर्ड दैट, एंड सिंगिंग इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज आई गेस आई गेट कनेक्टेड टू माई रियल सेल्फ. बट बिफोर वी नो योर आंसर, आइए जानते हैं हरीश मोयाल जी की आज तक की जीवन की जर्नी. हरीश मोयाल इंडियन आइडल सीजन 1 के टॉप फाइनलिस्ट हैं. आपको बेस्ट सूफी सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए बिग स्टार IMA अवार्ड 2011 से सम्मानित किया गया है. आपको सलीम सुलेमान के बहुत प्रसिद्ध संगीत, उमराव जान अदा संगीत और IPTA के नाटक आखिरी शमा में अपने अभिनय और गायन कौशल के लिए भी सराहना मिली है. आपने दुनिया भर में कई टीवी शो, संगीत एल्बम और 3000 से अधिक लाइव शो में प्रदर्शन किया है. आपने 2015 में अपना बैंड शुक्रान पेश किया. इस बैंड ने कई शो किए हैं जिसमें बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट एंड वर्ली फेस्टिवल भी शामिल हैं. हरीश भारतीय संगीत उद्योग में सबसे प्रतिभाशाली गायक लोगों में से एक हैं. उनकी प्रतिभा ने उन्हें पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है. सबसे पहले तो मुझे शो में बुलाया, आप सभी का शुक्रिया. आज मैं तो बहुत कुछ सीख के जाने वाला हूँ और आई एम श्योर हमारे जो लोग देख रहे हैं वो भी हमारी बातों से कुछ शामिल कर पाएंगे जीवन में. सो अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, लगाव और अलगाव जो कहते हैं, सबकी लाइफ में आता ही है. बहुत सारी चीजें छोड़नी होती है, बहुत सारा कभी कभी मोह हो जाता है चीजों से. और आपने बोला कि मोह माया में तो रहना ही पड़ता है. तो शादीशुदा लोग, जो लोग मैरिड हैं, वो लोग तो समझ सकते हैं इस बात को कि हाँ, मोह माया में रहना ही होता है. लेकिन जो लाइफस्टाइल मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी जिस तरह से, उसमें ये सब कुछ बहुत आसान हो गया है. रियल लाइफ में किसी को हम बोलें कि आप ये छोड़ दीजिए, ये बहुत मुश्किल होता है. जैसे मैं, आई केम फ्रॉम अ कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन फैमिली बैकग्राउंड. जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ भी एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली बैकग्राउंड से थी, बट वो बचपन से वेजिटेरियन थी. और जब हम छोटे होते तो और कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप कैसे वेजिटेरियनिज्म फॉलो करेंगे. सो कई बार आपके जो पार्टनर होते हैं उनके साथ आपकी, कई लोग होते हैं जैसे वाइफ इज नॉन वेजिटेरियन और हस्बैंड जो है वो वेजिटेरियन होते हैं, या उल्टा होता है. सो वहां पे फिर वो या तो पका के देती हैं या वो कहीं बाहर जाके, ऐसा होता है कई बार. राइट. बट जो लाइफस्टाइल मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें मेरे लिए बहुत आसान हो गया है कोई चीज को अडॉप्ट करना कि भाई ये अगर छोड़ना है तो आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ताकत, आप अपने आप को चला पा रहे हैं कि नहीं, लत को छोड़ना या किसी भी बात को अंडरस्टैंड करना कि इसका रीजन क्या है. जैसे अगर कोई शुकर होता है ना जानवर, उसको सुअर भी बोलते हो, उसको कीचड़ में ही लोटना अच्छा लगता है. कोई बोले आप कीचड़ में क्यों लोटते हो, वो हंस को देखता है, वो कहता है कि यार ये कैसा पागल है, इसको पता ही नहीं कीचड़ में कितना मजा है. लेकिन वो हंस को पता होता है कि वो कीचड़, उसकी बुद्धि, वो शुकर बुद्धि है, इसलिए वो कीचड़ में लोट लगा रहा है. तो जब आप अपनी बुद्धि को साफ करते हैं और बुद्धि को साफ करने के लिए जब आप भगवान से कनेक्ट करते हैं और फिर आपको जब जीवन के असली राज पता चलते हैं तो फिर ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट ना बहुत आसान हो जाता है. अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. शादी के बाद में थोड़ा वक्त गुजरा और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. हम अकेले होते हैं,
खर्चे नहीं होते ज्यादा, एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट आपकी कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, ये जुआ लगाने जैसी जिंदगी है। सो आपको एक दो जगह स्ट्रेस होता है, अरे यार ये कहाँ चक्कर में पड़ गया मैं, अच्छा भला खुला में घूम रहा था, कहाँ फंस गया। सो मैंने एक बार इसी असमंजस की स्थिति में हमारी एक बड़ी अच्छी दीदी है दिव्या दीदी, उनके पास जब मैं गया मैंने दीदी को बोला, मेरा दीदी आई एम फीलिंग सो वरीड सम टाइम कि मैं जिस तरह के प्रोफेशन में हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँ, मुझे तो आप ना सेंटर में रख लो, मैं सेवा करूंगा यहाँ पे, और मैं ना आई वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस लाइफ। कई बार ऐसा सोचते हैं हस्बैंड वाइफ, ऐसा सोचते हैं कि यार ये जिंदगी छोड़ो, हम तो अलग अलग रहेंगे, फ्री रहेंगे। सो बोले अच्छा, उन्होंने पूछा फ्री होके आप क्या करना चाहते हो, तो मैंने बोला दीदी मैं सोसाइटी की सेवा करूंगा, और अच्छे से मतलब ये भाव थे, मैंने खुलेआम ऐसा नहीं बोला उनको कि मुझे ऐसा, पर मन में ये था कि सेवा करो और खुश रहो। तो उन्होंने बोला देखो आज से आप एक काम करो, आप अपने घर को समझो आश्रम, और ये जो 3 सोल है ना आपके घर में, 2 बच्चे और 1 बीवी, आप सोचो कि आप इनकी सेवा करने के लिए धरती पे आए हो। तो मेरे लिए आंसर मिल गया और मेरे लिए कितनी लाइफ आसान हो गई। बहुत पहले से एक कहावत चली आ रही है, जैसे कोई उल्टी पुल्टी बुद्धि वाला इंसान हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं इसको किसी ने कुछ खिला दिया है, राइट, जादू बनकर कर दिया है। वो जादू एक्चुअली खाने में है। वो मैंने दीदी से सीखा है कि जब आप खाना पकाते हैं ना, आप सुबह उठ के ना एज ए हस्बैंड अगर आप अपनी वाइफ के लिए चाय बनाएं या कॉफी बनाएं या जो भी वो पीती हैं खाती हैं, वो आप खाना खुद से थोड़ा सा, आजकल तो यूट्यूब पे कोई भी देख के चाय बनाना अच्छी बात है, तो आप बना के ना एक दिन बस ऐसा पिलाना शुरू कर दो। ये एक्सपेरिमेंट राज जरूर मैंने करेगा। किया था, एक बार किया था, चाय के बाद हमेशा चाय बनानी पड़ती है रोज, ऐसी ही चाय चाहिए। उसको भी मजा लेके कर सकते हैं। बहुत सुंदर डिवाइन जादू हम इसे कह सकते हैं। हाँ, मैं पॉइंट पर आ रही हूँ और मैं ये पूछना चाह रही हूँ अभी भारती जी से, बिकॉज आप NLP ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं और आप माइंडसेट पे काम करते हैं लोगों के, तो आई एम श्योर आपके पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे या ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आपके पास आते होंगे जहाँ पर हस्बैंड की वाइफ से नहीं बन रही है, वाइफ की हस्बैंड से नहीं बन रही है, और इतना एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ें चली जाती हैं कि एब्यूजिंग हो जाता है, बहुत एब्यूजिव हो जाता है रिलेशनशिप। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस फूड थेरेपी? ये तो बड़ा ही स्मूथ केस था, बहुत ही अच्छा केस था, बट वुड लाइक टू नो समथिंग वेरी क्रिटिकल एंड जो अक्सर देखा गया है। तो भारती जी, आपसे जवाब जानने से पहले हम आपकी लाइफ की कुछ झलकियां देखते हैं। हम सभी के पास सपने हैं जो हमें पूरे करने हैं, लक्ष्य हैं जो हासिल करना है, और हम वास्तव में उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमारे रास्ते में आती है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। भारती नायक जी अपने थॉट्स एवं नॉलेज शेयर करने के लिए प्रसिद्ध हैं कि कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हैं और मन इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजिस्ट हैं। आप प्रोफेशनल्स एवं एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करके उन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा दिलाते हैं और उनके पर्सनल और बिजनेस टारगेट्स को प्राप्त कराते हैं। आप ह्यूमन रिसोर्सेज इंडस्ट्री में एक एक्सपीरियंस्ड कोच हैं। आप लाइफ कोच, HR कंसल्टिंग, कॉम्पिटेंसीज और फैसिलिटेशन में कुशल हैं। स्केड्यूलिंग से एक्टिविटीज को प्लान करना आपकी कला है, जिससे आप उपलब्ध समय में अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को प्राप्त करते हैं। आप लोगों के लिए एक कुशल कार्यक्रम तैयार करने में मदद करते हैं जो उन्हें इंटीग्रेटेड लाइफ जीने में मदद करता है और जिससे वो परिवार और दोस्तों, व्यायाम और शौक के लिए पर्याप्त समय दे पाते हैं। इस तरह पर्सनल और करियर गोल्स दोनों को हासिल करने में आप उनकी मदद करते हैं। ऐसा ही एक दिन था, मैं अपने ऑफिस में बैठी थी और एक शख्स मेरे ऑफिस में आए और देखते ही मुझे लगा कि वो थोड़े गुस्से में हैं और आके बैठे और बोले मुझे आपसे बात करनी है। सो मैंने कहा कहिए। सो उन्होंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो एक प्रोफेशनल है, एक बहुत बड़ी कंपनी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और उन्होंने कहा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी जो बेटी है वो मेरा बिल्कुल सुनती नहीं है
और बिल्कुल मेरी बात नहीं मानती है। वो 19 साल की है और मैं जो भी बोलता हूँ कि ये करियर लेना है या ये वाली पढ़ाई करनी है या अब इस तरह का आगे बढ़ना है, ये चीज नहीं करनी है, वो नहीं सुनती है। और इसमें हमारे घर में, हमारे रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कहीं ना कहीं एक दूरी सी महसूस होती है। मुझे लगता है मैं उसके करीब नहीं हूँ एज अ फादर और वो मेरे से दूर होती जा रही है। और कहीं ना कहीं मम्मी जो है, मतलब मेरी वाइफ है, वो उसको सपोर्ट करती है, तो मेरा उनके साथ झगड़ा हो जाता है। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे इतना पता है कि आप हेल्प कर सकते हो। सो आप बताइए कब मैं उसको लेकर आऊं और आप बैठ के उसे समझाएं। सो मैं पेशेंटली सुन रही थी और मैंने उनको एक सवाल पूछा। मैंने कहा, आप क्यों चाहते हैं कि वो आपकी बात माने? बोले, क्योंकि मैं फादर हूँ, मुझे पता है उसके लिए क्या सही है। और मैंने कहा, वो 19 साल की है, तो आप ये कह रहे हो कि उन्हें नहीं पता है उनके लिए सही क्या है। सो जैसे जैसे मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने उनको एक सिंपल सा एक्सरसाइज करने को कहा। मैंने कहा, आप ये पेपर है, इस पे एक लिस्ट बनाइए कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी बेटी से। लेट्स पेन डाउन, लेट्स सी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो बोले, ये कैसा सवाल है और ये मुझे क्यों करना है? मैंने कहा, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस शायद इतनी लंबी रखी हैं या जो भी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं उसी में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और वो कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप को परेशान कर रहा है। सो पहले तो वो देखना है कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका रूट क्या है। सो ऐसे मेक अ लिस्ट, लेट्स सी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। उनको रियलाइज हुआ कि ये तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस में लगा रहा हूँ जो एक्चुअली में आप फुलफिल कर ही नहीं सकते हो। मतलब ये सब मेरे माइंड में है और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे हो, पर एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उनके लिए। और अगर वो करती हैं, दैट मीन्स मैंने तो उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया है। मतलब मैंने तो रोबोट बना दिया कि मैं बटन दबाऊंगा और वो ऐसे करेंगी, मैं ये बटन दबाऊंगा तो वो ये बोलेगी, मैं ये बटन करूंगा तो ये डिसीजन लेगी। तो मैंने तो कहीं ना कहीं उसको रोबोट बना रहा हूँ। तो मैंने कहा, तो फिर आप क्या चाहते हो? मतलब मैं चाहता हूँ कि वो आज की जनरेशन की इंडिपेंडेंट वुमन बने, एक वो स्ट्रॉन्ग लड़की बने जो अपने डिसीजंस, अपना लाइफ खुद हैंडल करे। सो मेरा सवाल एक सिंपल सा था कि अगर आप ये चाहते हो तो क्या आपने उसको वो फ्रीडम, वो स्पेस दिया है, या क्या आपने उनसे बात की है कि उनको क्या करना है और मुझे इस तरह से उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे रिटर्न में क्या देंगे। दैट इज देयर साइड ऑफ द स्टोरी, नॉट माय साइड। चीज यहाँ पर ये भी आती है कि ठीक है, हम बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो छोड़ देते हैं, फ्रीडम देते हैं, चलो ठीक है, पर बहुत बार जैसे पेरेंट्स और बच्चों की बात कर रही हूँ कि बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि वो अपने डिसीजंस ले पाए, इवन एट द एज ऑफ 19 ऑल्सो। यू नो, दे वांट टू डू समथिंग, यू नो, फॉर एग्जाम्पल कोई शादी करना चाहता है अपनी मर्जी से, यू नो, और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं, ये चीज नहीं करनी है, ये हम तुमसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, यू शुड फिनिश योर पढ़ाई पहले एंड देन यू शुड गो फॉर इट। तो एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है, तो क्या वो भी नहीं रखनी चाहिए? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द थिन लाइन बिटवीन दीज। ओके, सो जैसे आपने एग्जांपल दिया कि 19 साल के बच्चे होते हैं या 15-16 साल के बच्चे होते हैं, उनमें वो डिसीजन मेकिंग क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देखी नहीं है, दैट मीन्स उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे वो शायद डिसीजन बना सकते हैं या क्या राइट हो सकता है। एज अ पेरेंट हमने देखा, इसलिए हमें लगता है ये सही नहीं है, ये गलत है। नाउ एज पेरेंट्स हम उनको सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन, बाय गिविंग देम द गाइडेंस, द स्टोरीज, आवर एक्सपीरियंसेस, दैट इस तरह से है। व्हाट वी कैन डू इज गाइडेड एनवायरनमेंट। You can't do beyond this. आप एक गाइडेड एनवायरनमेंट दे सकते हो कि these are the things जो आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी है and these are the things जो पॉसिबिलिटी नहीं है। डिसीजन why I'm saying is because एक रिलेशनशिप की जो
अगर रिलेशनशिप के पिलर्स आप मेरे से पूछो, देयर आर 4 पिलर्स जिस पे आपका रिलेशनशिप टिकता है. लव, रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस विच इज फ्रीडम, एंड स्पेस दैट यू गिव टू ईच अदर. पर ये चारों भी अगर नहीं मिल रहे हैं रिलेशनशिप में, हाँ रिलेशनशिप में, कहने का तात्पर्य है कि बट रिलेशनशिप जब फॉर्म होती है मैन एंड ए वुमन के बीच में, अक्सर देखा गया है सेल्फिश रीजन की वजह से होती है. ये कोई चीज हमें इनकी अच्छी लगी और हम चले गए रिश्ते में, एंड देन कुछ समय बाद पता चलता है कि द पर्सन हैज गिवन अप नॉन वेज या हैज गॉट इनटू आश्रम. ठीक है, एंड देन हमारी प्रॉब्लम शुरुआत होती है एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू रियलाइज. कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे हम देखते हैं हर रोज डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत डिवोर्स हो रहे हैं. तो उस सिचुएशन में जहां हमारी एक्सपेक्टेशन जो मैच हो रही थी नहीं हो रही है, तो दे जस्ट वांट टू चेंज. तो वहां पे हम उसे कैसे समझाएं कि डिसअपॉइंटमेंट और एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि उसकी शुरुआत में एक्सपेक्टेशन उसने रख दी है. उनके लिए अगर कोई क्विक फिक्स या क्विक रेमेडी या क्विक सोच, यहाँ पे एक सोच दे के एटलीस्ट उन्हें रास्ता दिखाना हो कि यार देयर इज अ वे आउट. हम चाहेंगे बी के रीतू ठक्कर जी से कि फ्रॉम हर एक्सपीरियंस, बिकॉज शी हैज हैंडल्ड लॉट ऑफ पीपल एंड शी इज अ हैप्पीनेस कोच, कि इस तरह की सिचुएशन में उन्होंने कैसे डील किया था. So that's a very interesting question, Rajbhai, because I think spirituality जो एक नया पर्सपेक्टिव हमें देती है वो ये है कि डिटैच्ड एंगेजमेंट. जैसे हम अटैचमेंट बात करते हैं, हम डिटैचमेंट बात करते हैं, बट बहुत कम हम समझते हैं कि एक रिलेशनशिप के लिए हेल्दी होने के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है डिटैच्ड एंगेजमेंट. अब ये डिटैच्ड एंगेजमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बुक रीड कर रही हूँ, अगर मैं उसे बहुत दूर रख देती हूँ तो भी मैं उसे नहीं पढ़ पाऊंगी. अगर मैं उसे बहुत अपने पास ले आती हूँ तो भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी. आज कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में यही हो रहा है, या तो फिर हम बहुत अटैच हो जाते हैं जिससे हम एक्चुअली में देख ही नहीं पाते कि वो रिश्ते की क्या वैल्यू है, सामने वाले की क्या नीड्स हैं, वो नहीं समझ पाते हैं. और या तो फिर हमें लगता है कि बस अब हम और नहीं कर सकते और इसलिए हम अलग होने का सोच लेते हैं, विच इज हम दूर चले जाते हैं. लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें वो पावर देती है कि उसी रिश्ते में रहते हुए हम उसको एक बैलेंस्ड एक राइट डिस्टेंस से उसे मेंटेन कर सके, जहाँ पे हम भी अपने लिए वो स्पेस क्रिएट कर पाते हैं और सामने वाले के लिए भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. और इसका जो बेसिस है, ये कर पाने का जो बेसिस है, वो ये अंडरस्टैंडिंग है दैट ईच वन ऑफ अस इज अ बीइंग, इज ऑन आवर जर्नी, वी आर ऑल ऑन आवर जर्नी. जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज हम सब अभी करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी इसे ट्राई करें. आप देखें अपने आप को और आपके सामने कुछ दरवाजे हैं, अलग अलग दरवाजे हैं. आप जैसे ही एक दरवाजा खोलते हैं, आप देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर आपके अभी के जो रिलेशंस हैं, इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर चिल्ड्रन, इट कुड बी योर स्पाउस, वो रिश्ते, उन्हें देखें, बहुत प्यार से उनकी तरफ स्माइल करें और उस दरवाजे से बाहर आएं और महसूस करें वो दरवाजा बंद हो रहा है. अब थोड़ा सा और पीछे जाएं और देखें वहां एक और दरवाजा, उस दरवाजे को खोलें, देखें उस दरवाजे के अंदर भी ऐसे ही कुछ बहुत सुंदर रिश्ते, कुछ बहुत प्यारे अनुभव उन रिश्तों में. आप उनसे भी बाहर आते हैं, आप एक और दरवाजा खोलते हैं, कुछ और रिश्ते, कुछ और लोग. ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है हमारे जीवन की. ये दरवाजे हमारी वो लाइफ अलग अलग लाइफ की जो जर्नी रही है वो है. अब हम जिनसे अटैच्ड हो रहे हैं, जिनको हम इतना होल्ड करके जिन रिश्तों को हमने रखा है, एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये वो अपनी जर्नी पे है, हम अपनी जर्नी पे है, इस समय हम साथ हैं. तो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट इफ आई एम थिंकिंग ये मेरा बच्चा है और इसने मेरे ही अनुसार करना है, वो आत्मा जो है वो अपनी जर्नी में उसे उनका जो पास्ट रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने चॉइसेस करेंगे, उनका जो फ्यूचर डेस्टिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस लेंगे. सो आई एज अ पेरेंट कैन नॉट कंट्रोल द चाइल्ड. हमें लगता है मेरा बेटा या मेरी बेटी, या हमें लगता है माई हस्बैंड, एंड जहां ये माई आया, chances of being able to create that distance is very less. So spirituality एक बहुत beautiful tool हमें देती है जहाँ पे हम बहुत detached engagement में, meaning there is a beautiful connect
बट आई एम नॉट होल्डिंग, आपको यही करना चाहिए, आपको ऐसे ही करना चाहिए। यू नो, इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी ये बहुत स्ट्रांग हमने देखा है दैट इफ यू नो अ पर्सन, अ स्पाउस डजंट डू थिंग्स एज पर हाउ यू एक्सपेक्ट देम टू बी, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए एक्सेप्ट करना कि वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पे समझना चाह रही हूँ कि क्या मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए? भारती जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि गाइडेड एनवायरनमेंट बच्चों के लिए होना जरूरी भी होता है। सो मैं अपना एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग अ सिंगर, हर बाप शेर का बच्चा शेर ही हो, ऐसे ही शेर चाहेगा, वो लोमड़ी बने तो चाहेगा नहीं। सो मैं यही चाहता था कि मेरी डॉटर नित्या वो गाना गाए और देव या तो गाना गाए या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करे। मतलब बचपन से जब देव आया था तब मैंने सोचा था ऐसा। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो थोपना और उनको एक गाइडेड एनवायरनमेंट देना, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो शुरू में देव को मुझे पियानो बजाना सिखाना था। सो मैंने खुद थोड़ा पियानो सीखा और मैं उसके सामने बजाता था। सो देन व्हेन द लव विल कम, अगर बच्चा स्कूलों में भी वही आर्ट सिखाई जाती, बच्चे की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन को थ्रू आर्ट भी आप पूरा करा सकते हैं। दैट इज अगेन आर्ट। और फिर वो आर्ट को करते हुए मैंने कई बार ये भी देखा है कि 3 महीने बच्चे को ना म्यूजिक सिखाएंगे, कोई भी आर्ट सिखाएंगे, फिर वो गिव अप कर देते हैं। सहन शक्ति होती ही नहीं जरा भी कि थोड़ा वेट करें। यही चीज आपने एक बात बोली थी, रिलेशनशिप में भी कई बार होता है, एक दिन चाय बना के पिलाई, उस दिन भी बीवी ने उस दिन ज्यादा गुस्सा किया। तो कई सारी नेचुरोथेरेपी भी ऐसी होती है कि जब रोग होता है ना वो अपना विकराल रूप लेता है खत्म होने से पहले। तो वो नेचुरोथेरेपी जब आप करते हैं ना, तो दिस इज अ नेचुरोथेरेपी। वो एक बार में नहीं होगा, आपको वो शक्ति का इस्तेमाल करना होगा जिसको सहन शक्ति बोलते हैं। उसको लोग कायरता समझते हैं। अरे थोड़ा सहन करो, थोड़ा सा वेट करो। इनफैक्ट मैं भी सॉरी टू डिस्टर्ब, मुझे आपकी बात से बिल्कुल ठीक लगा। और जैसे राज जी ने भी कहा कि जब, तो मैं अगर अपना भी एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ तो मुझे भी ध्यान आया आपकी बात सुनते हुए, क्योंकि जैसे आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप डेली चाय बना के देते, दैट इज 10 आउट ऑफ 10। जो गिव अप करना है, मतलब उसको मैं कहती हूँ कि ये तो 10 आउट ऑफ 10 है नंबर। और अगर हम गिव अप कर देते हैं तो वो 10 से बिल्कुल 0 हो जाता है। बट मैंने क्या सीखा पिछले कुछ सालों में, जैसे मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, कि इट्स ओके अगर मेरे 2 आए हैं तो, अगर एज अ मदर समटाइम्स आई गेट 3 आउट ऑफ 10, इट्स ओके। अगर मैं खुद को माफ कर पाती हूँ तो फिर कई बार मेरे लिए इजी होता है कि जैसा राजी ने कहा कि अगर आपके पास मेरे पास कोई हेल्पलाइन का नंबर या किसी संस्था का नंबर तो नहीं, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी फील किया कि अगर मैंने, मतलब ये मेरे ऊपर कहाँ से प्रेशर है कि मुझे बहुत अच्छा ही बहू बन के दिखाना है और बहुत अच्छी ही बेटी बन के दिखाना है, और अगर कहीं भी थोड़ी सी कमी रह जाती है तो मुझे इतना परेशान क्यों कर देती है, जहां तक मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हूँ। और हम वो क्या होते हैं, बहुत बार स्ट्रेस में भी करते हैं ना कि सामने वाले की सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने में लग जाते हैं कि इसको भी खुश रखना है, इसको भी खुश रखना है, इसको भी खुश रखना है। उस चक्कर में हम खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज का टॉपिक है मैनेजिंग अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो इस टॉपिक, इस विषय को लेकर काफी लोगों ने अपनी राय दी, व्यूज दिए, एक्सपीरियंसेस बताए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। मैं ज्योति खंडेलवाल, एक कथक डांसर, कथक गुरु और नृत्य ज्योति कथक केंद्र की डायरेक्टर और केंद्रीय हिंदी संस्थान में विदेशी बच्चों को नृत्य की शिक्षा दे रही हूँ। वैसे तो कलाकारों का जीवन बहुत आनंदमय भी रहता है और संघर्षपूर्ण भी रहता है, और साथ में उनके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। परिवार यूँ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था जीवन में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदतें नहीं मैच करती हैं अपने परिवार में, चाहे वो अपनी सास हों, नंद हों, अपने इवन पति हों। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो कलाकार हैं और बहुत सॉफ्ट हम लोग का मन होता है, छोटी छोटी चीज़ें हट कर जाती हैं। और एक बहू के रूप में एक डांसर होना थोड़ा सा संघर्षपूर्ण जीवन रहा, क्योंकि परिवार में सब लोग इतना नहीं पसंद करते थे कि बहू स्टेज पे जाके डांस करे और या कुछ इस फील्ड में आगे बढ़े। तो वो सब निभाते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए
पति के साथ भी कुछ चीज़ें आदतों को लेके बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि उनकी कुछ आदतें ऐसी थी जो सामाजिक तौर पे, मानसिक रूप से या एक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं होती हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपस में प्रॉब्लम्स होती थी। तो यही सोचा करते थे कि क्योंकि कलाकार का माइंड बहुत फ्रेश होना चाहिए, तभी वो अपना क्रिएशन कर सकता है, अच्छी चीज़ें सोच सकता है, समाज में दे सकता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत पारिवारिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक संघर्ष और हस्बैंड के साथ भी ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत मानसिक तनाव सा रहता था कि कैसे हम अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि घर से ही हम टेंशन में जाएंगे और एक चलिए हम सास को निभा लेंगे, नंद को निभा लेंगे और रिश्ते निभा लेंगे, लेकिन जो पति के संग रिश्ता है आपका, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आपको पूरा सपोर्ट चाहिए होता है उनका हमें। तो वहाँ जब ये सब प्रॉब्लम्स होती थी छोटी छोटी आदतों को लेके, तो बहुत परेशानी होती थी कि हम क्या कर पाएंगे, क्या कभी कभी तो लगता था शायद ये म्यूज़िक वाली और डांस की लाइन हम छोड़ ही दें और घर को ही रखें। तो मैंने ये देखा कि राजयोग से या दीदी की बातों से या हमने ब्रह्मा कुमारी से जो शिक्षाएं हमें दीदियाँ दे रही हैं, उनसे हम ये समझ पाते हैं कि हमें कैसे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में हमको संबंध बनाना है और बहुत सी चीज़ों को हमें छोड़ते चलना है, ये सोच के कि वो भी एक आत्मा है, या जो भी मुझे परेशानियां मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं मेरे अपने पुराने कर्म होंगे जिसकी वजह से, और सबके अपने संस्कार हैं। तो ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ। ये रिश्तों से मैंने चीज़ें उठाते हुए अपने प्रोफेशनल लाइन में भी मैंने ये इसका उपयोग किया, क्योंकि कलाकार हैं, हमें सबके संग मिलकर काम करना पड़ता है। तो कैसे हमें सामंजस्य बैठाना है, कैसे हमें लोगों को छोड़ना है। तो ये जो ध्यान और योग से अपनी शक्ति का जो विकास हम कर सकते हैं। सबसे हमें लड़ना है, बाहरी तत्वों से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन अपने परिवार में हमें कैसे अपने सामंजस्य बैठाना है और कैसे हमें अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना है। तो ये ध्यान और योग और राजयोग से ही हम सीख पाएंगे। हम अपने बच्चों को या अपनी स्पाउस को या अपने पेरेंट्स को कोई भी बात समझाना चाहते हैं, तो पहले हमें वो बात को बहुत स्ट्रांगली अपने आप को बदलना होगा। मतलब उनका प्यार हो जाए उस बात से, उस बात के लिए धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे एक बड़ी अच्छी बात आती है कि हम सब कुछ बदलना चाहते, बट हम ये नहीं देख पाते कि हमारे अंदर बदलने की क्या चीजें हैं वो, जो कि जब बात आती है कि किसी को खुद, जब मैंने उन्होंने बोला ट्रस्टी बन के, तो जब आप अपनी फैमिली को भी ट्रस्टी बन के चलाते हैं, सो फिर क्या होता है ना, आप एक से, अब तो आप देखिए लोग गुरुद्वारों में जाके जूते पॉलिश करते हैं, उठाते हैं, लोग मंदिरों में जाके इतनी सेवा करते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आप देखिए कितने लोग सेवाधारी हैं, सेवा करने के लिए इंसान तत्पर होता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर स्पाउस, फ्रॉम योर किड्स। आप अगर उनकी सेवा ही शुरू कर देना उस भाव से, जैसे दीदी ने बोला था कि आप उसको अगर वो डिटैच्ड उसमें कर रहे हैं कि ये सोल है और इसका पार्ट है, तो पिछले जन्म में क्या कर्म थे उसके, उस हिसाब से उसको उसके साथ भोगना लिखा है, और वो स्पिरिचुअल नॉलेज ना बहुत इजी कर देता है चीजों को। सो मैं समझता हूँ कि वो अगर मुझे देव को पियानो बजाना सिखाना है, तो पहले मुझे स्व परिवर्तन करना होगा उसका प्यार पैदा करने के लिए, या किसी को गाना सिखाना है। चाय वाली चीज तो अब ऐसा नहीं कि 3 दिन चाय बने, अरे ये हरीश मोहन ने बोला था चाय बना के, इनका तो कुछ नहीं हो रहा है, ये कैसे हो गया? तो आज के प्रोग्राम से मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, और तुम क्या कहते हो राज? इनफैक्ट बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है। इनफैक्ट ये हुआ कि हम आए कुछ लेके नहीं आए, जो अटैचमेंट बना है यही बना है ना, जो हमने गेन किया यही किया है। अगर कुछ खो भी जाता है तो यही खो रहा है ना जी। तो ये थॉट इटसेल्फ मुझे लग रहा है कि यार हमारी जर्नी अकेले के साथ ही होती है, बट वी विल लर्न हाउ टू लिव ब्यूटीफुली एंड वी आर नेवर अलोन। जैसे हमने कहा, हम अकेले हैं ही नहीं है, हमारे पास है कोई ताकत, जो इंटेलिजेंस है, जो हमें सही राह पर रखती है, एंड इट विल करेक्ट एवरीथिंग। तो इस विश्वास के साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे हरीश भाई जी से कि वो, क्योंकि गाने में बहुत ताकत होती है, गाने के वर्ड्स में ताकत होती है, वो खूबसूरत बात जो हमने डिस्कस की वो लोगों तक पहुंचाए अपने गाने के जरिए। मुझे तो ऐसा लगता है इनकी आधी ज्यादा प्रॉब्लम तो ये गा देते होंगे तो सामने वाला ऐसे शांत हो जाता है। बिकॉज़ क्या पता कौन सी चीज दिल में बैठ जाए, है ना। तो शो को विराम आज आप दें अपने गाने के जरिए। जरूर जी।
तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तो आखिर में बस यही कहूंगा कि जैसे राज भाई कह रहे थे कि कोई तो कंपेनियन हमें चाहिए होता है, और कोई भी कंपेनियन दुनिया में ऐसा नहीं है जो हर वक्त आपके साथ रहे सिवाय। बहुत खूब, यस बिल्कुल। और ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में बहुत गहराई से जान चुकी हूँ और पहचान चुकी हूँ और महसूस भी किया है कि जब वो आपके साथ है, उसने जब आपका हाथ थामा है, तो किसी और के साथ की ज़रूरत ही नहीं है। रास्ता वैसे ही ब्यूटीफुल बन जाता है और एक गाइडलाइन आपको समय समय पर मिलती रहती है। जब ये विश्वास होगा तो आपका जो रास्ता है वो अपने आप मधुर बन जाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कान सदा बनी रहेगी। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।